नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी ऑन रिकंसिलेशन ऑफ फंक्शन इन बैंक। तो सबसे पहले रिकंसिलेशन फंक्शन इन बैंक्स है क्या, इसका मतलब समझते हैं। तो इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो देखो हमारे देश के अंदर जो बैंक्स है उन्हें यहाँ पर आरबीआई के साथ कई सारे अकाउंट जो है वो ओपन करने पड़ते हैं, मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। जैसे कि करंट अकाउंट हो गया, सीआरआर अकाउंट हो गया, ठीक है। अब देखो इन अकाउंट से रिलेटेड जब भी कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जाती है, जैसे कि आरबीआई जो बैंक है उसने यहाँ पर सीआरआर जो है वो आरबीआई के साथ मेंटेन किया हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करता है और आरबीआई जो है वो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो करता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इन जो ये रिकॉर्ड्स है इनके अंदर ना प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर वगैरह आ जाती है जिनसे इनका बैलेंस जो है वो मैच नहीं हो पाता है। जैसे बैंक के रिकॉर्ड में शो हो रहा है कि जो सीआरआर का बैलेंस है वो 100 मिलियन है और आरबीआई के स्टेटमेंट में शो हो रहा है कि इसका जो बैलेंस है वो 80 मिलियन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑब्वियसली बात है, कोई एरर हुई होगी या फिर कोई आप कह सकते हो कोई फ्रॉड वगैरह यहाँ पर हुआ होगा। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकंसिलेशन करते हैं। रिकंसिलेशन के अंदर बेसिकली बैंक अपने रिकॉर्ड्स को आरबीआई के साथ जो है मैच करता है ताकि किसी भी एरर या फिर फ्रॉड को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। तो रिकंसिलेशन का मतलब है किसी टू बैलेंसेस को आपस में मैच करके देखना और जो भी एरर्स वगैरह है उनको आइडेंटिफाई करके उनको दूर करना, ठीक है। तो बैंक को कई सारे यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं आरबीआई के साथ या फिर अदर बैंक के साथ, तो वहां पर उसे रिकंसिलेशन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, बैंक मेंटेन करंट अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स विद द आरबीआई फॉर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिजर्व रेशियो, रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन, क्लियरिंग, आरटीजीएस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकंसाइलिंग बैंक अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो बैंकों को आरबीआई के साथ कई सारे अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रिकंसिलेशन है इसका पर्पस क्या है। पहला, टू आइडेंटिफाई रिजॉल्व डिस्क्रिप्शन बिटवीन द बैंक रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, ठीक है। तो देखो आरबीआई की जो स्टेटमेंट्स है और बैंक के जो रिकॉर्ड है उनके बीच में जो भी डिफरेंस है या फिर जो भी एरर वगैरह है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है रिकंसिलेशन ऑफ बैंक अकाउंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिजर्व रेशियो एंड रेपो ऑपरेशन, तो यहाँ पर एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में भी ये काफी हेल्पफुल होता है ताकि किसी भी एरर वगैरह को हम रिमूव कर पाए। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो ये भी हमारा पर्पस होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो बैंक अपने रिकॉर्ड्स को आरबीआई के स्टेटमेंट के साथ इसलिए रिकंसाइल कर दे ताकि वो इन ऑब्जेक्टिव को, इन पर्पस को जो है वो अचीव कर सके। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैंक मेंटेन अकाउंट्स विद अदर इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज क्लियरिंग, कलेक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट एक्टिविटीज। व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ रिकंसाइलिंग बैंक अकाउंट विद अदर बैंक एंड इंस्टीट्यूशन टिपिकली इन्वॉल्व। देखो जो हमारे बैंक्स हैं वो देश के जो अदर बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी कई अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि कई सारे फंक्शन जैसे कि क्लियरिंग, कलेक्शन, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट एक्टिविटीज, इनके लिए जरूरी है कि बैंकों के पास, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक दूसरे का अकाउंट जो है वो ओपन हो, ठीक है। तो वो भी देखो जब कोई ट्रांजेक्शन होती है दो बैंकों के बीच में तो वो अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके अंदर भी कई बार डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द प्रोसेस रिकंसाइलिंग बैंक अकाउंट विद अदर बैंक एंड इंस्टीट्यूशन टिपिकली इन्वॉल्व। तो जब हम बैंक के रिकॉर्ड्स को दूसरे बैंक के रिकॉर्ड के साथ रिकंसाइल करते हैं तो उसके अंदर हम करते क्या है, पहला, कंपेयरिंग द बैंक रिकॉर्ड्स विद द कस्टमर अकाउंट बैलेंसेस टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व एनी डिस्क्रिपेंसी, या फिर कंपेयरिंग द बैंक रिकॉर्ड विद द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व एनी डिस्क्रिपेंसी, comparing the bank's records with investment portfolio to identify and resolve any discrepancy, या फिर comparing the bank record with other banks and institutions statement to identify and resolve any description। डिस्क्रिप्शन में मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी एरर है, कोई भी डिफरेंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जब हम एक बैंक अपने अकाउंट्स को, अपने रिकॉर्ड्स को दूसरे बैंक के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर लेता है तो उसे कोई भी एरर वगैरह जो है वो मिल जाती है। तो यही हमारा पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, intra-branch entries refers to financial transaction that occur within the same branch of a bank. What does reconciling intra-branch entries primarily involve? देखो intra-branch entries का यहाँ पर क्या मतलब है, intra-branch entries का, तो देखो एक बैंक की एक ब्रांच के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम इंट्रा ब्रांच एंट्रीज कहते हैं। जैसे
एक एबीसी बैंक है, इसकी एक ए ब्रांच है, इसके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो आपस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम इंट्रा ब्रांच एंट्रीज कहते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जब वो आपस में कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो अपने पास वो रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई एरर वगैरह उसको फाइंड आउट किया जाए, तो हम इसे भी रिकंसाइल जो है वो करते हैं। तो इसके अंदर क्या किया था, बैलेंसिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द ब्रांच लेवल, तो ब्रांच लेवल के ऊपर हम बुक्स ऑफ अकाउंट को बैलेंस करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन कंट्रोल एंड सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स, तो हमारे जो कंट्रोल अकाउंट्स है, सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स है, उसके अंदर कोई भी एरर हो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए जो है रिकंसिलेशन करते हैं, साथ के साथ उस एरर को ठीक भी करते हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंट्रा ब्रांच ट्रांजेक्शन, तो जो इंट्रा ब्रांच ट्रांजेक्शन है उसकी हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सके, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो जब हम इंट्रा ब्रांच एंट्रीज की रिकंसिलेशन करते हैं तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है और ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिकंसिलेशन ऑफ इंटर ब्रांच एंट्रीज, ठीक है। अब ये इंटर ब्रांच एंट्रीज क्या होती है, तो देखो एक बैंक के जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसके उनके बीच में जो आपस में ट्रांजेक्शन होती है उसको इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एबीसी बैंक है, इसके यहाँ पर दो ब्रांच है, एक ए है और बी है, तो इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है उनको हम इंटर ब्रांच एंट्री जो है वो कहते हैं। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो ये भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करता है और ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड करता है। तो जब हम इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन की रिकंसिलेशन करते हैं तो बेसिकली ए ब्रांच की जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डाटा है उसको कंपेयर करते हैं बी ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, ताकि कोई एरर वगैरह को हम फाइंड आउट कर सके। तो पहले देखो, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन अकर when branches of the same bank engage in financial transaction with each other, जब सेम बैंक की ब्रांचेस एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करती है तब इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन अकर होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। The reconciliation process involves verifying and reconciling the origination and response of inter-office transaction, ठीक है। तो रिकंसिलेशन प्रोसेस के अंदर हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी कोई ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और उसका क्या रिस्पॉन्स आया, रिवर्सल यहाँ पर क्या हुआ है, ताकि हम इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जो है वो कर सके। इट इंश्योर दैट इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस आर एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट, तो देखो ये इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है उसको हमने एक्यूरेटली जो है ब्रांचेस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके अंदर रिकॉर्ड किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द जो है वो करेक्ट आंसर